के दिखाता हूं कि यहाँ पर हम पूरा पूरा व्याकरण कवर अप करने वाले हैं। जैसे हिंदी ए वाले बच्चों की अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो उनके व्याकरण के टॉपिक्स कौन कौन से हैं? उनका व्याकरण है वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय और अलंकार। ये 4 टॉपिक हैं जितने बच्चे हैं हिंदी ए वाले, ठीक, आपके लिए सेशन जरूरी हो जाएगा। अगर आप हिंदी बी वाले हैं तो बी वालों का टॉपिक है पदबंध, फिर रचना के आधार पर वाक्य के रूपांतर, समास और मुहावरे। ये 4 यानी 8 टॉपिक है और सबको हम पढ़ेंगे। और देखो यहां पर मैं आपको क्या करने वाला हूं, मैं आपको पूरी तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट को डीप डाउन पढ़ाऊंगा। देखो मेरे पास 2 तरीके थे, या तो मैं सब छाप के लाऊं आपको ऐसे दिखा दूं, दूसरा तरीका मैं भी थोड़ी मेहनत करूं और आपको एक एक पॉइंट के साथ समझाता चलूं। तो मेरी कोशिश होगी कि आपको मैं पॉइंट वाइज लिख के पूरा नोट्स आपके सामने बनाते हुए चलूंगा, और मेरे साथ आप भी कॉपी पेन लेकर बैठिए और बनाते हुए चलिए, ठीक है। बस आपकी भी जिम्मेदारी है कि एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ में इस सेशन को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो कर दो, जितने दोस्तों तक अपने पहुंचा सकते हो, जितने आसपास के लोगों को, स्कूल के ग्रुप्स हैं सब में शेयर कर दो, सब तक पहुंचा दो, सो दैट सभी बच्चे कक्षा को देख पाए और उनका जो ग्रामर वाला पोर्शन है उसको बढ़िया तरीके से कर पाए। मैं आपको तरीके ये भी बताऊंगा कि आप इसमें नंबर निकाल कैसे सकते हो, मतलब अच्छे नंबर कैसे लाते हैं। तरीके सारे हैं, मतलब आप ग्रामर पढ़ के क्वेश्चन कर आओगे, लेकिन बढ़िया से क्वेश्चन को करना और फिर एग्जामिनर से नंबर निकालना, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क होता है। मैं आपको लेकिन ये भी बताऊंगा कि आपको ये काम करना कैसे है और आप ये चीज कैसे एफिशिएंटली कर सकते हैं और बढ़िया नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर मैं आपको सारी चीजें कराते चलूंगा और उसके बाद में मैं आपको पीवाईक्यूज की बात करूंगा। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैं आपको यहां पर देख पाओगे कि सीरीज है HGFI1 सेट 1 है, और इसमें आपका क्वेश्चन आया था ये वाक्य परिवर्तन करने के, जैसे मिश्र वाक्य में बदल लो, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य में ये चीजें बदलाव करने के लिए। फिर आपके सामने दूसरा सेट का पेपर है, फिर तीसरा सेट का पेपर है, चौथा सेट का है, 5वां सेट का है, मतलब 5 सेट के मैंने क्वेश्चंस पेपर आपके पीवाईक्यूज के उठा लिए, ताकि हम कॉन्सेप्ट को पढ़ें, उन 5 सेट के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। मतलब अगर 5 का एवरेज ले लें तो 25 क्वेश्चन हमारे पास हो जाएंगे। एक टॉपिक 25 क्वेश्चन सॉल्व, टॉपिक क्लियर, कंटेंट क्लियर, कैसा पूछा जाता है वो क्लियर, आंसर कैसे लिखना है वो क्लियर, तो सारी चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी। बस एक बार सभी चैंपियंस पहला काम करो, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। कॉपी पेन लेकर बैठे हो या नहीं बताइए, सभी लोग फटाफट बताओ। कॉपी पेन आपके पास है ना? कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ। फिर मैं आपकी शुरुआत करूंगा, क्योंकि सबसे पहले टॉपिक ये हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जो आपके ग्रामर का टॉपिक है वाक्य भेद। यानी कि इसमें हम समझेंगे वाक्य क्या होता है, वाक्य कितने प्रकार का होता है, और साथ में किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सारे स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये ग्रामर है, व्याकरण है, और व्याकरण तो सभी के लिए ही समान होता है। जैसे अगर मैं वाक्य भेद की बात कर रहा हूं, सबसे पहली चीज हमारे सामने क्या लिखा हुआ है भाई? वाक्य। जैसे इंग्लिश में आप क्या कहते हो? सेंटेंस। इंग्लिश में क्या कहते हो आप भाई? कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। हिंदी में क्या कहोगे? वर्णों का या अक्षरों का एक ऐसा समूह जो सार्थक अर्थ प्रदान करता हो। या सिंपल चीज है, कई सारे वर्ड्स, कई सारे शब्द होने चाहिए और एक सेंस बनना चाहिए, एक मीनिंग आनी चाहिए। अगर मीनिंग नहीं आ रही तो वो वाक्य नहीं कहा जाएगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसका। बात समझ में आ गई? बात सभी बच्चे बताएं फटाफट, चैंपियंस फटाफट बताओ, इतनी बात समझ में आ गई जो मैं आपसे कह रहा हूं? सिंपल होता क्या है मैं आपको बताऊं। देखो हमारी भाषा जो है ना वो है हिंदी, और हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। तो हम शुरुआत में, अगर मैं बहुत पुरानी स्थिति में जाऊं, तो हम एक समय था कि हमारे पास कुछ नहीं था, हम थे आदिमानव। आदिमानव का काम क्या था कि भाई जंगल में रहना है, घास फूस जो भी मिल जाए खा लेना है, पेड़ पौधे खा लेने हैं, किसी भी जानवर को मार के खा लेना है, कच्चा खा जाओ पका खा जाओ, जैसा खा पाओ खा लो, बात खत्म। धीरे धीरे जब हम इवॉल्व हुए, धीरे धीरे क्या हुआ कि हम ग्रुप्स में रहने लगे, कम्युनिटी में रहने लगे, तो हमें लैंग्वेज की जरूरत पड़ी, यानी कि भाषा की जरूरत पड़ी। और इसी भाषा को हम एज अ टूल यूज करते हैं अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपनी बातें अव्यक्त करने के लिए, सामने वाले को बताने के लिए, ठीक। कभी कभी आप देखते हैं कि नहीं बोलते तो काम चल जाता है, जैसे मैंने कहा तो आप समझ जाते हैं अच्छा चुप हो जाना है, यानी कि ये क्या है? सांकेतिक भाषा है। कभी कभी मैंने आपको लिखकर कोई चीज समझाई, जैसे मैं लिखकर आपको समझा रहा हूं। कभी कभी कोई चीज बोलकर समझाई जाती है, तो मौखिक, लिखित और सांकेतिक 3 भाषाएं हो जाती हैं, आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब जब आप लिखित भाषा की बात करते हैं, तो लिखित भाषा में क्या है कि भाषा का कोर है, यानी भाषा का पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा ग्रामर इसके अंतर्गत आता है। क्लियर है सभी को? ये क्लास कब तक चलेगी ये मत पूछो, बस ये समझो कि आपका टॉपिक कितनी जल्दी और कितने सॉर्टेड तरीके से कंप्लीट हो जाए, बस इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है।
इसीलिए यहां पर पहले से परिभाषा की बात करें कि शब्दों का एक ऐसा समूह, ध्यान से समझना, कि सार्थक शब्दों, सबसे पहले यहां पर सार्थक शब्द भी लिखा हुआ है, मैं एक एक शब्द को समझाता चलूंगा। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई अर्थ हो। तो सार्थक शब्दों का एक ऐसा व्यवस्थित समूह जो पूरा आशय, आशय का मतलब होता है जो पूरा अर्थ स्पष्ट करता हो, या यूं कह दें आप कि जो पूरा भाव स्पष्ट करता हो, वही वाक्य कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के जरिए मैंने आपको बताया, जैसे मान लो यहां पर किसी बच्चे का नाम है हिमांशु, तो हमने कहा कि हिमांशु कक्षा 10 में पढ़ता है। अच्छा, अब इस वाक्य को आप जरा गौर से देखोगे, बड़े प्यार से अगर आप समझने का प्रयास करोगे तो आपको क्या मिला कि यहां पर हिमांशु है, कक्षा 10 में पढ़ता है, यानी इससे एक मीनिंग क्रिएट होती है, आपको पता चलता है एक वाक्य है। अगर इसी को मैंने आपके सामने लिख दिया, मान लो कि यही आपके सामने वाक्य था, और मैंने आपको क्या कहा कि हिमांशु पढ़ता है 10 में, तो सही तरीका नहीं पता चला, सार्थक नहीं है। इसीलिए हमेशा कहा गया है कि व्यवस्थित समूह या व्यवस्थित क्रम होना जरूरी है और पूरा पूरा आशय स्पष्ट होना जरूरी है, तभी उसे वाक्य की संज्ञा दी जाएगी, तभी उसे वाक्य कहा जाएगा। इसमें कोई परेशानी है किसी को, बता दो एक बार फटाफट। बात समझ में आई? वाक्य का मतलब समझ में आया कि नहीं, बताइए। वाक्य का मतलब समझ में आया या नहीं आया? अब कुछ पॉइंटर्स के साथ इसको नोट डाउन कर लो कि वाक्य के लिए अगर आप समझना चाहें तो सबसे पहली चीज क्या होती है। अगर वाक्य आपसे पूछा जाए तो आप सीधी बात कहोगे कि सार्थक शब्दों के मेल से बना होता है। क्या, यानी कि सार्थक शब्दों के मेल यानी कि योग से निर्मित, सबसे पहली चीज आपके सामने है। दूसरी चीज है कि ये क्या होता है, पूर्ण एवं स्वतंत्र होता है, मतलब कि ये अपने आप में एक मीनिंग भी दे रहा है और ये इंडिपेंडेंट भी है, स्वतंत्र है, किसी पर निर्भर बात नहीं हो जा रही है। इसमें जो बात कही जाती है, जो वक्ता है, जो स्पीकर है, जो बातों कहता है, वो क्या है, स्पष्ट होती है, और इसमें एक शब्दों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। सिंपल सी बात कही गई है। कृष्णा त्रिपाठी, क्या समझ में नहीं आई? कृष्णा बताइए एक बार। मैंने सीधी बात आपसे कही कि शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो क्या करे, सार्थक अर्थ प्रकट करे, या सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा आशय प्रकट करे, वही हमारा वाक्य कहलाता है। हिमांशु कक्षा 10 में पढ़ता है, छोटा सा हमने वाक्य लिख दिया और हमने देखा सार्थक शब्दों के समूह या मेल से बना है, पूर्ण एवं स्वतंत्र रूप इसमें देखा गया है। इसमें कोई परेशानी हो तो आप बता देंगे, सिंपल सा चीज है ना। अब यहां पर इसी में एक और जरूरी चीज है जो मुझे लगता है आपको बता देनी चाहिए, आपको समझने की आवश्यकता है, कि हमने क्या देखा है कि वाक्य जो होते हैं ना, सार्थक समूह होते हैं, ठीक। लेकिन अगर आपको यही नहीं समझ आए कि जो शब्द हैं, यहां पर मैं थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करता हूं, एक सेकेंड। ये हमने देखा। अब अगर आपको नहीं समझ आया, आपने कहा कि सर शब्द वाली कहानी हमें नहीं समझ आती, या शब्द और पद में अंतर नहीं समझ आता, एक सेंस में हम इसको भी देखने का प्रयास करते हैं। एक हमारे सामने आता है शब्द, और एक टर्म हमारे सामने आता है जिसे हम कहते हैं पद। दो टर्म आता है, कई बार इसको लेकर आप कंफ्यूज होते हैं। ध्यान से समझना, शब्द क्या होता है? शब्द होता है वर्ण यानी कि अक्षर का समूह, यानी वर्ण का व्यवस्थित समूह, सबसे पहली चीज। और ये दूसरी चीज ये भी होता है स्वतंत्र। जैसे कि मान लो मैंने आपके सामने क्या कहा, जैसे मैंने आपसे कहा कि राम, तो आपने देखा राम, राम लिखा है, इसे कहा जाएगा शब्द। लेकिन इसकी दूसरी ओर एक टर्म हमारे सामने आता है पद। अब एक सवाल उठता है कि भैया पद होता क्या है? सिंपल चीज आपको समझनी है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द, यही आपका क्या कहलाता है? पद कहलाता है। ध्यान से देखो,
पद किसे कहते हैं आपसे पूछा जाए तो किसी भी वाक्य में जो शब्द प्रयोग किया जाता है वही पद कहलाता है। अगर मैं यहां पर आपसे कहूं कि मान लो कोई वाक्य है जिसमें क्या प्रयोग किया गया, ध्यान से आप देखिए कि जैसे मैंने कहा कि राम जाता है। अब यहां पर आप देखोगे कि यहां पर जो राम शब्द है वो क्या है, वो पद है। क्यों? क्योंकि ये वाक्य में प्रयुक्त शब्द है, इसीलिए ये बात यहां पर कही गई। बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है, इसीलिए इसको लेकर कंफ्यूज मत होना जब हमने यहां पर लिखा कि पूर्ण एवं स्वतंत्र होगा। और ये क्या हो सकता है, शब्द कह सकते हैं आप इसे, सॉरी पूर्ण एवं स्वतंत्र, ये जो शब्दों का समूह है इसे आप पदों का समूह भी कह सकते हैं। कई बार डेफिनेशन इस तरीके से दी जाएगी, उसमें परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। इसमें कोई परेशानी आपको लग रही हो तो फटाफट बता दो, कोई परेशानी लग रही है? अब देखो, शब्द जो होते हैं ना, शब्द के भेद होते हैं, ठीक, सॉरी शब्द के नहीं, वाक्य के भेद होते हैं। वाक्य जो भेद, जो आपका एक्चुअल टॉपिक है जिससे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है सरल वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य, और एक होता है मिश्रित वाक्य। कभी आपसे पूछा जाए वाक्य कितने प्रकार का होता है, आप सीधा सीधा बोलोगे कि वाक्य 3 प्रकार का होता है, या यूं कहोगे वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो अच्छा, आपने कभी कभी पढ़ा होगा सब्जेक्ट प्रेडिकेट यानी विधेय और उद्देश्य, तो ये क्या होता है भाई? वो होता है वाक्य का भाग। वाक्य के 2 भाग होते हैं, ठीक है। ये पूरा शब्दों का खेल है और अर्थों का खेल है, ध्यान रखना। जब भाग की बात की जाएगी इसका मतलब आप इंग्लिश में कहते हैं पार्ट्स। तो यहां पर ये 2 होता है, कौन कौन सा? एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। जिसे इंग्लिश में उद्देश्य को कहते हैं आप सब्जेक्ट और विधेय को कहते हैं प्रेडिकेट। लेकिन यहां पर जब इसकी प्रकार की बात की जाती है, यानी भेद की बात की जाती है, तब ये 3 प्रकार का होता है। एक हम कहते हैं सरल वाक्य, एक को कहते हैं हम संयुक्त वाक्य, और एक को हम कहते हैं मिश्रित वाक्य। ध्यान से नोट डाउन कर लो, कोई परेशानी हो तो बताते हुए चलना। इतनी बात समझ में आ गई? बताइए, इतनी बात समझ में आ गई सभी को? इसमें कोई परेशानी? सिंपल। अब उदाहरण के जरिए अगर आप उद्देश्य विधेय को समझना चाहें तो अगर मान लो मैंने आपसे कहा कि राम बाजार जाता है, एक सिंपल सा मैंने वाक्य लिया। अब सिंपल चीज है कि जो उद्देश्य है वो है राम, जिसे आप कहते हैं सब्जेक्ट, और बाजार जाता है वो हो जाएगा प्रेडिकेट यानी कि विधेय। सिंपल एज दैट। सभी लोग बताइए, इसमें कोई परेशानी लग रही है किसी को? ऐसी कोई बात जो आपको समझ में नहीं आ रही है, ऐसा कोई डाउट जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली आप लोग बताएंगे बिना किसी टेंशन के। बताइए कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में ना आ रही हो। और अगर कोई परेशानी नहीं है तो सेशन को एक बार सभी शेयर करते रहना और सभी तक पहुंचाते रहना। बिल्कुल बिल्कुल। उद्देश्य का मतलब होता है जिसके बारे में कहा जाता है, और विधेय का मतलब जिस उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए। अब यहाँ पर सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य जो मेन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, इन तीनों को देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है कि सरल वाक्य क्या होता है। सिंपल सी बात, मैंने आपसे कहा कि कछुए ने खरगोश को हरा दिया। आपने ये वाली कहानी सुनी होगी सभी ने ना? क्या सुना होगा कि कछुआ और खरगोश, इन दोनों का क्या हुआ था? रेस हुआ था। कछुआ बेचारा धीरे धीरे चल रहा था, खरगोश खूब तेज भागा, लेकिन भागकर थक गया, वो सो गया। और जब वो जागा तब देखा कि कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ अंततः जीत गया। इसे कहा जाता है कि कंसिस्टेंटली जब आप कोई काम करते हैं, निरंतर लगातार कोई काम करते हैं, तो आप सफल हो जाते हैं। यही बात कही गई है ना। तो सरल वाक्य क्या होता है? जैसे मान लें आपको एक एग्जांपल दिया कि कछुए ने खरगोश को हरा दिया, इसी से समझते हैं। क्या कहा मैंने आपको कि कछुए ने खरगोश को हरा दिया। यहां पर ध्यान से समझिए, ठीक। मैंने आपसे क्या कहा कि कछुआ क्या है? यहां पर उद्देश्य, ने खरगोश को हरा दिया, ये क्या है आपका? विधेय यानी कि प्रेडिकेट।
अब ये सरल वाक्य क्या है? अब सरल वाक्य की परिभाषा देखते हैं, उदाहरण के साथ देखोगे तो आसान होगा। सरल वाक्य एक कर्ता तथा एक क्रिया के मेल से बनता है। इसमें एक कर्ता है कछुआ और एक क्रिया है हराना। क्रिया क्या होती है? जो किसी काम के करने या होने का बोध कराती है, जैसे खाना पीना, चलना उठना फिरना, हराना, जीतना, ये सब क्रियाएं हैं। ठीक है। अब यहां पर कहा गया कछुए ने खरगोश को हराया, यानी कि अब सरल वाक्य में क्या मिला कि सरल वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें एक कर्ता तथा एक क्रिया होती है, मतलब एक कर्ता और एक क्रिया के मेल से बनने वाला वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। यहां पर एक परिभाषा आप लिख सकते हैं कि एक क्रिया तथा एक कर्ता के मेल से या योग से बनने वाला वाक्य, ये क्या कहलाता है भाई? यही कहलाता है आपका सरल वाक्य। सॉरी, ये क्या कहलाता है? एक क्रिया हमें चाहिए और एक कर्ता हमें चाहिए, दो चीजें हैं। ये आपका कर्ता है, हराना आपका क्रिया है, यही आपका कहलाता है सरल वाक्य। सबसे पहली जो परिभाषा सरल वाक्य की है वो यही है, या यूं कह लें सबसे पहली जो विशेषता है वो यही है। इनमें कोई उपवाक्य नहीं जुड़ा होगा। ध्यान से सुनना, उपवाक्य की बात क्यों कही गई है? उपवाक्य की बात क्यों क्यों कही गई है, अभी बात करूंगा मैं इस पे, क्योंकि संयुक्त और मिश्रित में उसकी जरूरत पड़ती है। इसमें कोई परेशानी? इसमें डिफरेंस समझो। कौन सा डिफरेंस? सिंपल सी बात है ना, एक क्रिया और एक कर्ता के मेल से जब कोई वाक्य बनेगा, जैसे कि कर्ता क्या है? कछुआ, और हराना क्या है? क्रिया। इनके मेल से एक वाक्य बना तो कौन सा वाक्य बन गया? एक सरल वाक्य बन गया। सरल वाक्य की परिभाषा के अंतर्गत ये चीज आ गई। ठीक है। अब ऐसे कई प्रकार के आप उदाहरण इसमें देख सकते हो। इसमें कोई परेशानी हो तो बताएंगे, बताओ। समझ आई बात? अब इसमें एक और चीज नोट डाउन कर सकते हैं आप कि इसमें एक उद्देश्य एवं एक विधेय होता है। क्या होता है? एक आपका उद्देश्य होगा, यानी एक आपका सब्जेक्ट होगा, एक आपका विधेय होगा, यानी एक आपका प्रेडिकेट होगा। किसकी बात की जा रही है? सरल वाक्य की बात की जा रही है। समझ आ गई बात? बताइए। अब आप लोग सभी लोग एक बार कमेंट करके सभी लोग बताइए कि एक एक उदाहरण दीजिए सरल वाक्य का। सरल वाक्य का एक एक उदाहरण सभी लोग दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आसान है अभिजीत, बिल्कुल सही कहा आपने कि सरल वाक्य को पहचानना मतलब बहुत हलवा है, समझ लो। एक तरीके से कह सकते हैं आप कि हलवा है, बहुत सिंपल सी चीज है सरल वाक्य को पहचानना। बताओ, क्लियर? बिल्कुल। अरे पहले सारे वाक्यों को देखेंगे, डिफरेंस भी समझेंगे, परेशान नहीं होना है। ठीक है। अब दूसरा हमारे सामने आता है संयुक्त वाक्य। ये क्या होता है? संयुक्त का मतलब पहले समझ लो, शब्द से ही देखो। संयुक्त का मतलब क्या होता है? संयुक्त हो जाना मतलब जुड़ जाना, जुड़ जाना। यानी कि अगर संयुक्त वाक्य की बात की जाए तो परिभाषा क्या लिखोगे? जब दो या दो से अधिक, ध्यान से सुनना, जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक द्वारा जुड़ते हैं। क्या कहोगे आप? जब दो या दो से अधिक, ठीक है, क्या है? दो हो या दो से अधिक हो लेकिन स्वतंत्र हो, ध्यान रखना, स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक द्वारा जुड़ते हैं। किसके द्वारा जुड़ते हैं? योजक द्वारा जुड़ते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? ये संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अच्छा, योजक क्या है भाई? योजक का मतलब होता है दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए, दोनों वाक्यों के बीच में पुल का काम करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। इतनी बात समझ में आई? अब यहां पर योजक शब्द लिखा हुआ है, योजक शब्दों की मैं थोड़ी बात कर लूं। योजक मतलब क्या होता है? जोड़ने वाले शब्द, जोड़ने वाले शब्द।
अब अगर आप मुझसे पूछो कि भाई जोड़ने वाले योजक शब्द कौन कौन से शब्दों को कहा जाएगा, तो कई प्रकार के शब्द होते हैं जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, कई प्रकार के ऐसे शब्द आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि मान लो एक मैंने कहा कि तुम इधर आओ या उधर जाओ, तो यहां पर इधर आओ उधर जाओ इन दोनों को जोड़ा गया या शब्द से। तो जैसे मान लो एक योजक शब्द है या है, अथवा, या है और। देखो ध्यान से, ये सभी क्या है, योजक शब्द हैं। और, किंतु, परंतु, इसलिए सभी शब्द होंगे। और जो लिख लो आप, किंतु, किंतु, परंतु, इसलिए, एक्सेट्रा, ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। इसमें कोई परेशानी बताइए। हाँ जी, कृष्णा त्रिपाठी, मेरा नाम है अभय मिश्रा, ABHAYMISHRA, आपको स्पेलिंग बता दिया। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखना, इसमें जो प्रयुक्त उपवाक्य होंगे वो स्वतंत्र होंगे, सबसे पहली चीज। और इसमें उपवाक्य समान स्तर के होंगे, दूसरी चीज। तीसरी चीज, इसमें कहने का मतलब सिंपल समझो, मैं आपको बहुत ज्यादा टिपिकल ना करके बहुत ही सिंप्लीफाई करके बताने का प्रयास करूं, तो यहां पर सीधी बात होती है कि ये जो शब्द मैंने आपको बताया, इससे ही ये दो वाक्यों को जोड़ता है। क्या करता है, दो वाक्यों को संयोग करता है, संयोजक बनता है, जोड़ देता है। बस इतनी सी बात आपके लिए कही गई है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मरीज जो है फल खा लेगा और खिचड़ी से काम चलेगा। मान लो कोई बीमार व्यक्ति है तो क्या कहा गया कि वो फल खाना है और खिचड़ी खाना है। तो क्या आपने एग्जाम्पल लिया कि मरीज फल खा लेगा। देखो एक एग्जाम्पल, मरीज खा लेगा और खिचड़ी से काम चलेगा। सिंपल सी बात है ना। या मैंने आपसे कहा कि हम दोनों मंदिर गए और साथ साथ पूजा किया। इसमें देख लो आप, हम दोनों मंदिर गए पूजा किया। अब यहां पर ध्यान से देखोगे, यहां पर जो और शब्द है, और शब्द है, ये सभी क्या है, योजक शब्द हैं, और इसीलिए यहां पर संयुक्त वाक्य हो जाएगा। समझ आ रही बात सभी को? कोई परेशानी हो तो बताते हैं आप, चले ठीक है। कहीं कोई दिक्कत होती है भाई, आप तुरंत बताते हुए चलो, बताइए। कहीं कोई परेशानी होती है, डेफिनेटली डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत हो फटाफट बताओ। ये बात सिंपल सी है जो आपसे कही जा रही है। ठीक, ये आपके सामने जो मैंने बोला। अब ऐसे कई प्रकार के आप उदाहरण ले सकते हो। जैसे कि मान लो कि आप बाजार गए और आपकी बहन ने आपसे कहा कि भैया पेंसिल ले आना और पेन भी ले आना, एग्जाम है। तो आप क्या कहोगे कि बाजार से कलम लाना तथा पेंसिल भी लाना। तो तथा शब्द का प्रयोग कर दिया, यहां पर भी संयुक्त वाक्य हो गए। हमेशा समझना है संयुक्त वाक्य का मतलब कि दो वाक्यों को जोड़ देना है। समझना, देखो सरल वाक्य तो बहुत एज सिंपल है, बहुत सिंपल है, उनमें आपको दिमाग ही नहीं लगाना। संयुक्त में क्या करना है, दो वाक्यों को जोड़ देना है। अब तीसरा आपके सामने जो वाक्य आता है जिसको हम कहते हैं मिश्र वाक्य। अब मिश्र का मतलब होता है, परिभाषा से अगर हम शुरू करें तो मिश्र वाक्य किसे कहते हैं कि जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य जुड़े हों, परंतु ध्यान रखना उनमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य हो। यहां पर लिखने का मतलब, यहां पर समझेंगे कि जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य जुड़े हों, ध्यान से देखते हुए चलना, जिस उपवाक्य में एक से अधिक उपवाक्य जुड़े हों तथा क्या हों, एक से ज्यादा, एक से अधिक उपवाक्य जुड़े हों तथा उनमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, तथा उनमें एक प्रधान दूसरा आश्रित
उपवाक्य हो, यही आपका क्या कहलाता है? मिश्र वाक्य कहलाता है। ध्यान से देखते चलो, क्या कहलाता है भाई? वही आपका मिश्र वाक्य कहलाता है। बात समझ आ रही है? तुम लोग एक ऐसे एक लाइन है कि नई उम्र की गुस्ताखियों को कौन समझाए, नई उम्र की गुस्ताखियों को कौन समझाए, कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना जरूरी है। तो आप लोग ऐसे ही उम्र में हैं, अभी उस दौर से चल रहे हैं जहां आप नई उम्र के लोग हैं। तो नई उम्र की गुस्ताखियों को कौन ही समझा सकता है, कहाँ से बच के आपको जाना है, कहाँ से आपको नहीं बचना है। नई उम्र की गुस्ताखियों को कौन समझाए, कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना जरूरी है। तो वही स्थिति आप लोगों की है। फिलहाल समझदार बन जाओ तो अच्छी बात है। बिल्कुल श्रेय, आपने अच्छी कहा कि 2 सेंटेंस से 1 सेंटेंस बन जाता है। सिंपल चीज है, दोनों को जोड़ दिया जाता है। अब यहां पर जो मिश्र उपवाक्य हो, जो मैंने कहा कि एक से ज्यादा उपवाक्य जुड़े हुए हैं, लेकिन यहां पर गेम क्या होगा, उसमें क्या था, संयुक्त में दोनों प्रधान थे, दोनों अपने आप में समान थे। इसमें एक हीरो होगा, दूसरा साइड कैरेक्टर होगा। सिंपल लैंग्वेज में समझो, कहने का मतलब कि एक वाक्य होगा जो क्या होगा, प्रधान होगा। इसमें क्या लिखा है, एक होगा प्रधान और दूसरा होगा उस पर आश्रित। ऐसे वाक्यों को क्या कहा जाता है, मिश्र वाक्य कहा जाता है। आश्रित होने का मतलब उसके सहारे चलेगा। जैसे कि आपकी मम्मी ने आपसे कहा कि शाम को जल्दी घर लौट आना, एग्जाम्पल ले लो। यहां पर क्या कहा मैंने आपसे कि मम्मी ने कहा, मम्मी ने कहा शाम को जल्दी घर लौट आना। क्या कहा, मम्मी ने कहा शाम को जल्दी घर लौट आना। ध्यान से देखो इसको। अब बताओ इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा, फटाफट बताओ। मम्मी ने कहा अगर शाम को जल्दी घर लौट आना, तो इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मिश्र वाक्य भाई, क्योंकि इसमें एक स्वतंत्र है, दूसरा आश्रित है। मतलब कि शाम को जल्दी घर लौट आना आश्रित है, एक मिनट, शाम को जल्दी घर लौट आना आश्रित है, मम्मी ने कहा है कि, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। और भी उदाहरण देख लेते हैं कि जैसे जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा शुरू हो चुकी थी। यहां पर देख लो, जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा शुरू हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी, जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा शुरू हो चुकी थी। या जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे ही बादल घिरे वैसे ही बिजली चमकने लगी। क्या कहा मैंने, जैसे ही बादल घिरे वैसे ही बिजली चमकने लगी, या यूं कहें कि तुरंत बिजली चमकने लगी। तो इस स्थिति में क्या है, एक दूसरे पर निर्भर होकर ये वाक्य बने हुए हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, मिश्र वाक्य कहा जाता है, या फिर मिश्रित वाक्य कहा जाता है। समझ आ रही है बात, बताइए, समझ आ रही है बात या नहीं, बताइए। इसमें कोई परेशानी किसी को लग रहा है, कोई परेशानी लग रही है इसमें, बताओ फटाफट, ध्यान से देखो, बताओ। अब इसके बाद में हम एक मेन मुद्दे पे चलते हैं। जो मेन मुद्दा आपका क्या है कि आपसे पूछा जाता है कि आप सरल वाक्य को संयुक्त में कन्वर्ट कर दो, यानी कि परिवर्तित कर दो, संयुक्त को सरल में कन्वर्ट कर दो, परिवर्तित कर दो। अब मेन मुद्दे पर आते हैं। ठीक, हमारे सामने क्या क्या मुद्दा आता है भाई, फटाफट से देखेंगे। हमारे सामने ये कहा जाता है कि आप एक काम करो, आप इनको कन्वर्ट कर दो। क्या करना है आपको, कन्वर्ट कर देना है। कैसे, एक मिनट, मैं इसे वाइट ही रख लेता हूं, ठीक है। अब आपके सामने आता है कि जैसे सरल वाक्य जो आपके सामने है,
सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है और मिश्रित वाक्य है। इन तीनों में परिवर्तित करने को आता है कि सरल को संयुक्त में कर दो, मिश्रित में कर दो, इसको उसमें कर दो, उसमें कर दो, ऐसे अलग अलग प्रकार के सवाल आपके सामने बनते हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। मान लो आपके सामने लिखा है कि पका आम देखते ही बच्चे के मुंह में पानी आ गया। पहले आप लोग मुझे बताओ ये कौन सा वाक्य है। क्या लिखा है आपके सामने कि पका आम देखते ही, पका देखते ही बच्चे के मुंह में बताओ। एक वाक्य आपके सामने लिखा हुआ है, अब आपको पहचानना है कि ये कौन सा वाक्य है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताओ ये कौन से वाक्य का प्रकार है कि पका आम देखते ही बच्चे के मुंह में पानी आ गया। बताइए, पका आम देखते ही बच्चे के मुंह में पानी आ गया। सरल वाक्य है, मानते हैं ना? चलो ठीक है, सही पहचाना आपने। ये आपका कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है। अब चलो इस सरल का संयुक्त बनाते हैं और इसी का हम मिश्र बनाते हैं। चलो फटाफट बता के बताओ सभी लोग। अब आप बना के बताओ कि हम सरल वाक्य का, अब पका आम देखते ही बच्चे के मुंह में पानी आ गया, इसका हम कैसे बनाएंगे कि हमारा जो वाक्य हो जाए वो संयुक्त वाक्य में बन जाए। हमें पता है संयुक्त वाक्य में क्या होता है। संयुक्त वाक्य में दो वाक्य होते हैं जिन्हें जोड़ा जाता है और समुच्चय बोधक यानी कि योजक चिन्हों के द्वारा, योजक शब्दों के द्वारा। जैसे क्या कहा आपने कि पका आम देखते ही, यानी कि बच्चे ने पका आम देखा और उसके मुंह में पानी आ गया। देखते ही हुआ है ना, यानी आप क्या लिखोगे कि बच्चे ने पका आम देखा, अब यहां पर योजक है, और उसके मुंह में पानी आ गया। सिंपल सी बात है ना, यानी योजक यहां पर क्या है भाई? और है। पहचान लो आप ध्यान से। ठीक, अब इसके बाद में है मिश्र वाक्य। अगर आपको बताना है तो क्या बोलोगे कि जैसे ही बच्चे ने पका आम देखा उसके मुंह में पानी आ गया। सिंपल सी बात है, क्या बोलोगे? जैसे ही बच्चे ने पका आम देखा उसके मुंह में पानी आ गया। सिंपल सी बात है। समझ आ रही बात सभी को? ठीक है, बताइए। इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको लग रही है जो आपको समझ में ना रही हो तो फटाफट से बताते हुए चलो। कोई परेशानी लग रही है? नहीं लग रही है ना? चलो अब आपके सामने क्वेश्चंस को करते हैं तो मुझे लगता है ज्यादा समझ में आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो परीक्षा में आया हुआ है कि मुक्तेश्वर की यात्रा में हमने हिमालय की अविराम छवि को देखा। क्या कहा गया? मुक्तेश्वर की यात्रा में हमने हिमालय की अविराम छवि को देखा। सिंपल सी बात है, सरल वाक्य है। कहा गया कि भैया सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तन कर दो या परिवर्तित कर दो। अब आप लोग बताइए, जितना उतना वैसे। बिल्कुल 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 सही कहा आपने, बिल्कुल ऐसे ही पहचानेंगे आप, है ना? अब बताओ आप लोग कि यहां पर जो कहा गया कि मिश्र वाक्य में बदलना है आपको, जैसे कि मुक्तेश्वर की यात्रा में हमने हिमालय की अविराम छवि को देखा। अब मिश्र में कैसे बनाएंगे बताओ फटाफट।
सभी लोग, कृष्णा त्रिपाठी, ऋषभ और बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास में, सभी लोग बताइए कि इसको अगर आपको परिवर्तित करना हो किसमें, मिश्र वाक्य में, तो कैसे करेंगे आप। भूमिका रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव क्लास चल रही है। बताइए, इसको अगर आपको परिवर्तित करना हो, किसमें परिवर्तित करना हो, आपको मिश्र वाक्य में करना हो, फटाफट बताओ। मिश्र वाक्य में परिवर्तन कैसे करोगे आप। ऋषभ, अभी हम ग्रामर पढ़ेंगे ना, चलेगी थोड़ी देर क्लास, अभी चलेगी, परेशान मत, आराम से करो, धीरे धीरे करते चलेंगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, बस इतनी चाहिए। अब जैसे क्या बोलोगे, मुक्तेश्वर की यात्रा में हमने हिमालय के अविराम छवि देखा, यानी संयुक्त आपको बनाना हो या मिश्र बनाना हो। संयुक्त के लिए आप दूसरी तरीके से कह सकते हो कि मुक्तेश्वर की यात्रा, हमने मुक्तेश्वर की यात्रा की और हिमालय की अविराम छवि को देखा, यह आपका बन जाएगा संयुक्त। लेकिन मुक्तेश्वर की यात्रा में हमने हिमालय के अविराम छवि को देखा, यानी कि मुक्तेश्वर की यात्रा करते ही हिमालय की अविराम छवि दिख गई, या जैसे बोलोगे आप, जैसे ही हमने मुक्तेश्वर की यात्रा की, हमने हिमालय की अविराम छवि को देखा। सिंपल सी बात है, ठीक। जब हमने मुक्तेश्वर की यात्रा की तो हिमालय के अविराम छवि को देखा, बिल्कुल सही बताया आपने। जैसे जब अधिक बारिश होती है तब सड़कों पर पानी भर जाता है। अब सिंपल बात है कि जब है तब है, यानी कि एक दूसरे पर आश्रित है, यानी कि ये वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य है, ठीक। ये वाक्य आपका क्या था, सरल था भाई। अब मिश्र वाक्य में कहा गया जब अधिक बारिश होती है तब सड़कों पर पानी भर जाता है। अब सरल वाक्य में बताना है आपको, तो क्या बोलोगे आप, बारिश होते ही सड़कों पर पानी भर जाता है ना, बारिश होते ही सड़कों पर पानी भर जाता है, यह आपका सरल वाक्य बन गया। जब अधिक बारिश होती है तो सड़कों पर पानी भर जाता है। आप इसको ऐसे बदलते हुए चलोगे। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, बताइए फटाफट, समझ पा रहे हैं ना। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल है कि बादल फिर कभी नहीं बरसे। अब इसका मिश्र बनाना हो या संयुक्त बनाना हो, क्या करोगे कि बादल घिरे किंतु कभी नहीं बरसे, सीधी बात है। ऐसे ही यहां पर कहा गया है कि कल सोते समय मैंने एक सुंदर सपना देखा, तो कल सोते समय मैंने सुंदर सपना देखा, सिंपल सी बात है। तो अब संयुक्त आपके बनाना हो तो क्या करोगे कि मैं सोया और मैंने सुंदर सपना देखा। कल मैं सोया और मैंने सुंदर सपना देखा, यही तो बोलोगे ना आप, समझ आ रही बात। आप बोलोगे कल मैं सोया और मैंने सुंदर सपना देखा, संयुक्त वाक्य में बदल गया, क्योंकि ये वाक्य आपका क्या है, कल सोते समय मैंने एक सुंदर सपना देखा। अगला है, रेखा दीदी ने कहा कि शोर मत करो मचाओ, अब की लगा दिया, यानी कि संयुक्त वाक्य है। कैसा वाक्य है, संयुक्त है, ठीक। तो आश्रित उपवाक्य पहचानना और उसका भेद बताना है। सिंपल चीज है, आप बताओगे कि इसमें क्या है, रेखा दीदी ने कहा, यह आपका प्रधान वाक्य है, और फिर है शोर मत मचाओ, यह आपका क्या है, आश्रित उपवाक्य हो जाएगा, सिंपल सी बात। और ये क्या है, आपका संयुक्त वाक्य है। समझ आ गई बात, ठीक है। ऐसे ही यहां पर श्रीलाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। अब इसमें वाक्य का भेद बताना है। श्रीलाल बहादुर शास्त्री ने जय किसान जय जवान का नारा दिया, सिंपल सी बात है, यानी कि ये क्या है आपका, ये आपका सरल वाक्य है। तो ये आपके पेपर में ऐसे 5 क्वेश्चन आते हैं, और कहा जाता है कि वाक्य भेद पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 क्वेश्चंस को आपको करना होता है, ठीक। अब यहां पर एक दूसरे सेट का पेपर आपके सामने है, इसको जरा देख लेते हैं। 2-2 सेट देखते चलेंगे ताकि पूरे सारे टॉपिक्स को हम कवर कर पाए। कि पत्र पढ़ते ही पिताजी खुशी से झूम उठे। अब मिश्र वाक्य में आपको बताना है, बताइए, पत्र पढ़ते ही पिताजी, तो जैसे ही पिताजी ने पत्र पढ़ा वो खुशी से झूम उठे। हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार फल फूल गंध से भरा हुआ था। सरल वाक्य में क्या हो जाएगा, हमारे बीच से वह चला गया तो जो हमें देता था वो हमारे बीच से चला गया। मतलब आप सीधी बात है, सरल वाक्य में आपको बस सिंपल पैटर्न समझना है। सरल वाक्य साधारण वाक्य होते हैं, सरल वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है और सीधी बात कही जाती है। संयुक्त वाक्य में 2 वाक्यों का जुड़ाव होता है, योजक शब्द आपको चाहिए होते हैं, और फिर तीसरी स्थिति आती है आपकी कैसी, मिश्र वाक्य की, जिसमें कि क्या किया जाता है, एक प्रधान वाक्य होता है, दूसरा एक होता है आश्रित। बस सीधी सी बात है, ठीक है। अब इसको आप लोग प्रैक्टिस करना और कोई डाउट होगा तो बताना। दूसरा हमारा टॉपिक है वाच्य, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं। ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करो।
अब एक बार मुझे सभी लोग कमेंट करके बताओ, क्या पहली चीज आपको समझ में आ गई या नहीं आई? फटाफट बताओ, क्या पहली चीज जो हमने अभी बात की, जो हमने सीखने और समझने का प्रयास किया, क्या वो आपको समझ में आया या नहीं आया? बताइए, समझ में आया ना? अब आपको समझना है वाइस यानी कि वाच्य क्या होता है। सिंपल चीज, वाच्य मतलब होता है बोलना, अभिव्यक्त करना। यानी वाच्य शब्द का अगर हम बोले कि वाच्य का मतलब क्या है, तो वाच्य का मतलब है बोलना या वाइस, या आप कह सकते हैं अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति, यही आपका होता है वाइस। परिभाषा कैसे लिखोगे आप? कि क्रिया के जिस रूप से उसके द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, पता चले। क्रिया के जिस रूप से पता चले, ध्यान से देखते हुए चलेंगे और परिभाषा नोट डाउन कर लेंगे कि क्रिया के जिस रूप से पता चले, क्रिया ध्यान से समझेंगे, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि उसके द्वारा किए गए विधान का विषय, कि उसके द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता, कर्म अथवा भाव है, वही आपका वाच्य कहलाता है। कि वो कर्म है, सॉरी वो कर्ता है, कर्म है, भाव है। बिल्कुल सही भूमिका आपने कहा कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो आप पढ़ते हैं उसी की बात यहां पर की जाती है। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहां पर ये कितने प्रकार का होता है वाच्य, अगर हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि वाच्य हमारा कितने प्रकार का होता है, तो देखो यहां पर तीन बातें लिखी गई है, कर्ता, कर्म और भाव। तीन स्थितियों की बात की गई है कि नहीं? यानी कि एक आपका होता है कर्ता जिसमें मुख्य हो, एक बार कर्म मुख्य हो, एक बार भाव मुख्य हो। ये तीन स्थितियां बनती हैं। जब यहां पर कर्ता मुख्य होता है तब वहां पर हो जाता है कर्तृवाच्य। जब कर्म प्रधान होता है तो हो जाता है कर्म वाच्य, और जब क्रिया प्रधान होती है तो वहां पर हो जाता है भाव वाच्य। ठीक, यहां पर लिख सकते हैं आप कि यहां पर क्या होगा, कर्ता प्रधान, ये कर्म प्रधान, और ये क्रिया, या यूं कह दें आप भाव प्रधान। इसमें कोई परेशानी आपको लग रही हो तो बता दो फटाफट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब कर्तृवाच्य क्या होता है? एक ऐसा वाच्य जिसमें क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता से हो, यही कर्ता प्रधान होगा, यानी कि क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता से, इसमें क्रिया का मुख्य संबंध कर्म से, और इसमें क्रिया का मुख्य संबंध भाव के साथ हो, यानी कि क्रिया खुद ही मुख्य हो। आप इसको चाहें तो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूं, ध्यान से समझ लेंगे आप लोग। कि जो कर्ता होता है, जो कर्म होता है और जो भाव होता है, तो इसमें मूलभूत चीज क्या है पता है? इसमें मूलभूत चीज ये है कि क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता के साथ होगा, तो वो कर्तृवाच्य है। क्या लिखोगे आप? क्रिया का मुख्य संबंध, यहां पर कर्ता होगा मुख्य संबंध तो कर्तृवाच्य, अगर कर्म होगा मुख्य संबंध तो कर्मवाच्य, कर्ता होगा तो कर्तृवाच्य, और अगर मुख्य संबंध क्या होता है, भाव, यानी कि क्रिया स्वयं हो, तो यहां पर भाववाच्य बन जाता है। बस यही छोटी सी सिंपल सी बात कही जाती है। बात समझ में आ रही है? बताइए, इसमें कोई परेशानी हो तो बताएं। मैं आपको सिंप्लीफाई करके सारी चीजें समझाते हुए चल रहा हूं ताकि कोई परेशानी आपको ना हो।
ठीक, अब मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। जैसे सबसे पहले हमारे सामने क्या आता है, कर्तृवाच्य आता है। तो वो क्या होता है भाई, देखते हैं। वाच्य में सबसे पहले हमारे सामने क्या आता है, कर्तृ। क्या है हमारे सामने, कर्तृवाच्य। क्या होता है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, सिंपल चीज आप समझो, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो और क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन, कारक के अनुसार हो। सिंपल सी बात देखेंगे यहां पर कि कर्तृवाच्य क्या हो, कर्ता की प्रधानता, मतलब सब्जेक्ट इसमें मेन होगा, कर्ता इसमें मेन होगा। और दूसरी चीज क्या होगी कि क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन, कारक के अनुसार होगा। कर्ता के लिंग, वचन, कारक के अनुसार होगा, उसी को कर्तृवाच्य कहा जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के जरिए बताता हूं। मैंने आपसे मान लो एक बात कही कि आप में से मैं किसी का नाम लेता हूं, कौन है यहां पर, कृष्णा त्रिपाठी। चलो ठीक है, तो एक बच्चा मान लो कृष्ण, तो कहते हैं कृष्णा फल खाता है, कृष्णा फल खाता है। अब इस वाक्य को अगर आप पहचाने इसमें, तो क्या है वाक्य, देखो ध्यान से कि यहां पर जो कृष्णा शब्द लिखा हुआ है वो क्या है, वो कर्ता है, सब्जेक्ट है। साथ में कर्ता कैसा है, वो एक वचन है, कर्ता भी है और क्या है, एक वचन है। सिंपल चीज है। और तीसरी स्थिति क्या है कि वो पुल्लिंग है, यानी कि मेल। तीन कंडीशन है, कृष्ण क्या है, कृष्णा क्या है, कर्ता, एक वचन, पुल्लिंग। इसीलिए जो खाता शब्द लिखा है, यानी कि जो एक क्रिया है, क्रिया क्या होगी, क्रिया भी आपकी हो जाएगी एक वचन और पुल्लिंग। यही बात कही गई है कि कर्ता के अनुसार जो होती है वो क्रिया होती है इसमें। सिंपल सी बात, समझ आई बात सभी को। कृष्णा फल खाता है, बहुत सिंपल सी बात, इसमें क्लियर कट बात कही गई है। ठीक, कर्तृवाच्य में कोई परेशानी अगर आपको पहचानना हो कि कर्तृवाच्य पहचानो आप, तो पहचान ले जाओगे या नहीं, बताओ पहले, पहचान लोगे ना। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, यहां पर मैं पॉइंटर्स लिखा देता हूं उसको, कि कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं आती हैं। क्या बोला मैंने, इसमें सकर्मक व अकर्मक दोनों क्रियाएं आती हैं। सिंपल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। सकर्मक और अकर्मक क्रिया आप लोग जानते होंगे, क्रिया के दो प्रकार हैं कर्म के आधार पर। एक सकर्मक होता है जिसमें कर्म होता है, और एक अकर्मक जिसमें कर्म ना हो। सिंपल सी बात है। जैसे मैंने आपसे कहा कि सूरज आम खा रहा है, या मैंने आपसे कहा कृष्णा फल खाता है, तो ये जो फल शब्द है वो क्या है, कर्म है। ठीक, तो इसमें कर्म विद्यमान है, यानी कि ये आपका क्या है, सकर्मक उदाहरण हो गया। लेकिन ये है कर्तृवाच्य में, ध्यान रखना, कर्ता प्रधान है। या मैंने आपसे कहा कि अकर्मक अगर हमें ढूंढना है, तो जैसे मैंने कहा कि तुम हंसते हो, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया, क्या कहा मैंने कि तुम हंसते हो, तो यहां पर तुम सब्जेक्ट हो गया, हंसना क्रिया हो गई, इसमें कोई कर्म नहीं है, इसीलिए ये आपका क्या बन गया, अकर्मक बन गया। यही कंडीशन की बात यहां पर कही गई, ध्यान से नोट डाउन कर लो, कोई परेशानी हो तो बताओ। जब तक आप इसे अच्छे से समझोगे नहीं, तब तक आपको बदलाव वाले में बहुत सारे डाउट आते रहेंगे। बताइए सभी लोग फटाफट।
इसमें कोई परेशानी हो तो फटाफट बता देना। ये पहली चीज हमने कर्तृवाच्य के बारे में बात कर ली है। आगे बढ़े ना, बताइए, आगे बढ़ सकते हैं। अब दूसरा हमारे सामने आता है कर्मवाची। कर्तृवाची के बाद में क्या आता है हमारे सामने? दूसरा आता है कर्मवाची। कर्मवाची, कर्मवाची क्या कहता है भाई? सबसे पहले परिभाषा आप लिखोगे कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलता है, वहां कर्ता की स्थिति में कर्म स्वयं होता है और वही कर्मवाच्य हो जाता है। मतलब अगर मैं छोटा छोटा टॉपिक से आपसे बताऊं, बिल्कुल बिल्कुल सारा पढ़ा दूंगा, परेशान ना हो, टॉपिक पढ़ा कर जाऊंगा, परेशान मत हो, ठीक है। सबसे पहली चीज इसमें क्या होगी कर्मवाच्य में? कि कर्म की प्रधानता होगी। क्या होगा? कर्म की प्रधानता होगी। और दूसरी चीज क्या है? कि क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार होगा। अनुसार होगा। बहुत सीधी सी बात है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मान लो मैं उदाहरण के जरिए बताऊंगा, आपको ज्यादा समझ आएगा। मैंने कहा यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई है। क्या कहा मैंने? ये कहानी मेरे द्वारा लिखी गई है। क्या बोला मैंने? कि ये कहानी मेरे द्वारा लिखी गई है। अब यहां पर आप देखोगे कि यहां पर जो कहानी है ना, ये है कर्म, और इसमें कर्म की है प्रधानता। अब कहानी शब्द क्या, देखो कहानियां होती तो बहुवचन होता, कहानी एक वचन है, लेकिन लिंग क्या है? स्त्रीलिंग है, ध्यान रखना। कर्म क्या है? एक वचन और स्त्रीलिंग। इसीलिए लिखी गई मतलब लिखना, जो आपकी क्रिया है ना, क्रिया भी आपकी इसी के अनुसार एक वचन और स्त्रीलिंग होगी। बात समझ में आ रही है? इसमें कोई परेशानी हो तो बताएं फटाफट। सिंपल सी चीज है ना। जैसे कि मान लो मैंने कहा कि मालिन द्वारा हार बनाया जाता है, तो उसमें भी वही कंडीशन बनेगा। कहने का मतलब कि यहां पर कर्म की प्रधानता होगी और यही कंडीशन की बात यहां पर कही गई है। सभी बच्चे बताएंगे फटाफट, कोई परेशानी होगी तो बताइए, ठीक है। और भी उदाहरण लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, जैसे कि रूपाली द्वारा कढ़ाई बनाई जाती है, हलवाई द्वारा मिठाइयां बनाई जाती हैं, मोहन द्वारा लेख लिखा जाता है। ऐसे कई प्रकार के आप उदाहरण बना सकते हैं। इसमें कोई परेशानी किसी को लग रही है तो बताइए फटाफट एक बार सभी लोग। इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो बताइए। बताइए सभी लोग, क्लियर है? ठीक है। अब यहां पर आपके सामने आता है कि मान लो कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में आपको क्या करना है? परिवर्तन कर देना है। एक टॉपिक आपके सामने परिवर्तन संबंधी पूछा ही जाता है। परिवर्तन कैसे करोगे भाई आप? जैसे आपको क्या करना है, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। क्या करना है आपको? कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में आपको परिवर्तन कर देना है, बदलाव कर देना है। टेक एन एग्जांपल, इसको समझते हैं। तो आप कैसे करोगे भाई, बताओ फटाफट। ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने पूछे जाते हैं ना कि आपको कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलाव कर देना है। जैसे मान लो मैंने एक सिंपल साधारण सा वाक्य आपके सामने कहा कि पुजारी पूजा करता है। मैंने आपसे क्या कहा, ध्यान से देखो, क्या बोला मैंने? कि पुजारी
पूजा करता है। अब इसका आप लोग कर्मवाच्य बनाइए, फटाफट कमेंट करके बताओ। पुजारी पूजा करता है, इसका कर्मवाच्य क्या हो जाएगा, बताओ फटाफट। पुजारी पूजा करता है, इसका कर्मवाच्य क्या हो जाएगा। पुजारी पूजा करता है, इसका कर्मवाच्य क्या होगा। मोहन द्वारा खेला जाता है, उसका होगा मोहन खेलता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अब बताओ, पुजारी पूजा करता है तो पुजारी द्वारा पूजा की जाती है, सिंपल सी बात है ना। क्या लिखोगे आप। पुजारी द्वारा पूजा की जाती है, सिंपल सी बात ना। तो ऐसे ही आपको परिवर्तन करना है, और आपसे परीक्षा में प्रश्न परिवर्तन संबंधी आता ही आता है। जैसे कि मान लो दादाजी अखबार पढ़ते हैं, तो दादाजी द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, सीधी बात है ना, सीधी बात है। अब इसमें अभी और बात करेंगे, हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे, लेकिन एक और हमारे पास टॉपिक आ जाता है जो हमारा है भाववाच्य। इसको जरा समझते हैं। क्या है आपका भाववाच्य। भाववाच्य क्या होता है, ध्यान से समझिए। जिसमें कर्ता या कर्म की प्रधानता ना होकर भाव की प्रधानता हो, यानी कि क्रिया के अर्थ की प्रधानता हो। क्या लिखोगे आप, पहली चीज, कर्ता अथवा कर्म की प्रधानता ना होकर भाव यानी क्रिया की प्रधानता हो। कर्ता कर्म की प्रधानता ना होकर भाव यानी क्रिया की प्रधानता हो। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल मैंने कहा आपसे कि मरीज से उठा नहीं जाता, मरीज से उठा नहीं जाता, एक वाक्य आपके सामने लिखा हुआ है। या मान लो लिखा हुआ है पहलवान से दौड़ा नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता, ठीक है। मरीज से उठा नहीं जाता, पहलवान से दौड़ा नहीं जाता, सिंपल सी बात है। यहां पर यह बात ध्यान रखना कि जो भाववाची होता है इसमें केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लेना। भाववाची क्या होता है, अकर्मक क्रिया का प्रयोग। अकर्मक क्रिया होती है इसमें, बस सिंपल एज दैट, ठीक है। सिंपल सी बात समझ में आ रही है आपको। इसमें अब यहां पर एक बात ध्यान रखना कि इस वाच्य में प्रायः नकारात्मक वाक्य होते हैं, ये भी एक चीज नोट डाउन कर लो। जैसे आप लोग बिल्कुल कह रहे हो निषेधात्मक या फिर इसमें नकारात्मक वाक्य होते हैं, यानी कि इसमें निगेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। और ये अकर्मक होता है। ये 2 पॉइंटर्स इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ध्यान से नोट डाउन कर लो, ठीक है। क्लियर है सभी को। जैसे कि मान लो आपके सामने कहा जाए कि चलो अब सोया जाए, है ना, या चलो घूमा जाए। उदाहरण आप लिखना चाहो लिख सकते हो, जैसे कि सोया जाए, चलो घूमा जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे प्रकार के वाक्य आपके सामने आते हैं, ठीक है। अंकित, अकर्मक क्रिया का मतलब होता है ऐसी क्रिया जिसमें कोई कर्म ना हो। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने आपसे कहा कि अंकित पढ़ता है। अब इस वाक्य में आप देखोगे तो अंकित क्या है,
कर्ता है, पढ़ना क्या है, क्रिया है, लेकिन यहां पर कोई कर्म नहीं है। तो जब ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें कोई कर्म नहीं होता है तो इसे क्या कहा जाता है, अकर्मक कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर मान लो आपके सामने लिखा हुआ है, यही वाक्य है, बस इसमें क्या लिखा है कि अंकित किताब पढ़ता है। अब इसको ध्यान से देखोगे तो यहां पर जो अंकित है वो आपका कर्ता है, किताब जो है वो आपका कर्म है, और पढ़ना यानी क्रिया है। यानी यहां पर कर्म है, इसीलिए इसे कहा जाता है सकर्मक क्रिया। यहां आप इसे नोट डाउन कर लेना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्लियर है सभी को? चलें अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे मान लो सबसे पहले आपके सामने लिखा है कि ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। अच्छा, आज क्या करते हैं ना, आज की क्लास में इसको पढ़कर फिर नेक्स्ट सेशन में इसको आगे करते हैं, ठीक है? कंटिन्यू नेक्स्ट सेशन में करेंगे, बाकी रहो, क्योंकि आज थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं है तो इसीलिए थोड़ी एनर्जी नहीं आ रही मेरे अंदर। सोचा था कि क्लास ले लूंगा, 3-4 घंटे आपकी एक मैराथन में 1 शॉट में कंप्लीट कर दूंगा, प्लान तो यही करके आया था, बट वो एनर्जी काम नहीं कर रही है, तो आई थिंक कि हमें इसे नेक्स्ट में पोस्टपोन करना चाहिए। वैसे टाइम है अभी आपके एग्जाम में, तो परेशान मत होना, ठीक है? एग्जाम तक आपको सॉर्टेड सारी चीजें मिल जाएंगी। चलो बताओ, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, इसका कर्मवाच्य बदल लो आप फटाफट। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा, इसका कर्मवाच्य क्या होगा बताइए? ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा, इसमें कर्मवाच्य क्या होगा? सभी चैंपियंस फटाफट से बताओ। या फिर है वे कबीर के आदेशों पर चले, भाववाच्य में बदलना है। या नवाब साहब दृढ़ निश्चय कर खीरों को उठाया गया, कर्तृवाच्य में बदलना है, यानी कर्ता प्रधान करना है। हमेशा ध्यान रखना, कर्मवाच्य की बात कही गई ना, यानी कि इसका मतलब है कि यहां पर आपको कर्ता प्रधान रखना है। क्या रखना है? कर्ता प्रधान रखना है, या यूं कहें कि कर्ता की प्रधानता रखनी है। गॉट इट? बिल्कुल बिल्कुल निशांत, ये सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए, ठीक है? तो उम्मीद है आप लोग इसको कर लेंगे, ठीक है? ये पीडीएफ मैं आपको सारा ही शेयर कर दूंगा कि क्लासेस जब देखो नेक्स्ट क्लास मैं कोशिश करूंगा 1-2 दिन में कर लें, बट इन केस तब तक के लिए आपके पास ये पूरी पीडीएफ रहेगी जिसमें मैं सारी चीजें रखकर मैं लाया था। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, तो अपन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से नोट डाउन कर लेना और अच्छे से कर लेना, ठीक है? टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगा, तो क्वेश्चन के लिए आप परेशान मत होना, प्रैक्टिस कर लेना टॉपिक की और सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। बिल्कुल, नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। मैं अभी आपको टेलीग्राम चैनल दिखा देता हूँ। आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे अभय सर हिंदी, नहीं अभी मैं क्यूआर कोड दिखा दूंगा, वहां से आपको चीज प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है? ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारा गया, बिल्कुल, बस हो गया काम आपका। बिल्कुल सही कहा, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा, यानी ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारा गया, आपका कर्मवाच्य में परिवर्तन हो गया। सिंपल सी चीज है ना? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सो पीडीएफ आपका मैं शेयर कर देता हूँ यार, इतनी मेहनत से मैं बनाकर लाया था कि मजे से पढ़ेंगे, लेकिन वो एनर्जी काम नहीं कर रही है। अच्छा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में पल रहे होएगी तो बहुर करेगा कब। अच्छा, एक और ऐसे कहावत मुझे याद है कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों आज करे सो काल कर और काल करे सो परसों, और इतनी जल्दी क्यों करता है जब जीना है बरसों। जोक सपाट, इसको जीवन में नहीं उतारना है, ये बस केवल मजाक के लिए है, ठीक है?